रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 3। रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे कि लेक्चर नंबर 3 क्या है। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसमें रिएक्शन आपका आया था न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग जो बात किए थे लेक्चर नंबर 3 आयनिक रिएक्शन। आज उसके आगे बात करेंगे आयनिक रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक होता है हमारा न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी आयनिक रिएक्शन में दो तरीके का, एक न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहता है न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इफ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहला हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आयनिक रिएक्शन के टाइप के अंदर है। हमने लिखा न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इफ अटैकिंग रिएजेंट इज ए न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यदि अटैकिंग किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का, तो क्या लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला CH3 एग्जांपल लिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड Cl प्लस OH माइनस। देखिए OH जो माइनस है इसमें अटैकिंग किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये जो OH माइनस है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यानी OH माइनस अटैक किस पे करेगा, कार्बन पर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के ऊपर। और कार्बन जो क्लोरीन बॉन्ड है जिसको लिविंग बॉन्ड बोलते हैं, वो बॉन्ड मेरा कंप्लीट ऐसे ट्रांसफर होगा। जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा सेपरेट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप बांटेगा कब, जब न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तब। यानी बैक साइड अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, फ्रंट साइड से अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का होता है और जो लिविंग ग्रुप होता है वो भी नेगेटिव का होता है। इसके कारण कभी भी नेगेटिव के साथ अटैकिंग नहीं करेगा। जब भी अटैक करेगा तो इसके बैक साइड से अटैकिंग होगा और क्लोरीन बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज होने के बाद क्या बना हमारा, बना आपका CH3 सिंगल बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया मिथाइल कार्बन के ऊपर तो OH बना और प्लस यहां से क्लोरीन बाहर निकल गया तो Cl माइनस हो गया, यानी बन जाएगा। देखिए इसमें अटैक क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का। इफ अटैकिंग एजेंट इज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब अटैकिंग एजेंट क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल है। तो अटैकिंग एजेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो क्या कहां चला गया, CH3 OH बना, लिविंग ग्रुप बाहर हट गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ये आयनिक रिएक्शन बने हैं। अब इलेक्ट्रोफाइलिक में देखते हैं हम लोग क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइलिक क्या कहलाता है, कहता है इफ अटैकिंग रिएजेंट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इसमें क्या है, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल, आपने क्या किया, एक एरोमेटिक
क्या है? एरोमेटिक रिंग है डबल बॉन्ड कार्बन। बेंजीन रिंग, बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक रिंग होता है। इसके ऊपर NO2 ग्रुप अटैक करेगा, NO2 प्लस, यानी ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। आपके कॉपी में लिखवाया गया है ये इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक कर रहा है किसके ऊपर? E प्लस अटैक किसके ऊपर करेगा? बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग के ऊपर। जैसे ही अटैकिंग होगा तो बेंजीन रिंग में तीन चीज होता है, ऑर्थो मेटा एंड पारा। तो यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट होता है तब ना ऑर्थो मेटा पारा डिसाइड होता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, इसलिए ऑर्थो मेटा पारा डिसाइड नहीं करेंगे। तो ये जितने सारे जो कार्बन है वो सभी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, सभी कार्बन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम कहीं से एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। पूछे कि ये बेंजीन रिंग का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करता है वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अटैकिंग किसका होगा? किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या किया? अटैक किया। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस बेंजीन रिंग के कार्बन पर कहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पारा पर होगा, ऑर्थो पर होगा, मेटा पर होगा, कहीं जरूरी नहीं है। किसी से एक हाइड्रोजन आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को आप अटैच करवा सकते हैं, अटैकिंग करवा सकते हैं। तो रिएजेंट जो मेरा अटैकिंग करने वाला है, जो अटैक करने वाला है, रिएजेंट जो रिएक्शन करने वाला है, पार्टिसिपेट करने वाला है, वो कौन सा है? NO2 है। वो कौन सा है? NO2। तो ये जो NO2 है वो अटैक करेगा इसके ऊपर। मान लो कि हमने इसके ऊपर अटैक करा है, तो यहाँ से मेरा हाइड्रोजन क्या करेगा? लीक हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर भाग जाएगा। जब हाइड्रोजन बाहर भागेगा तो ये बनेगा कैसा रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन बनेगा, NO2 और बाहर क्या हो गया? H आयन, यानी H आयन नेगेटिव फॉर्म में बाहर हो गया, एक बात हो गया लोन पेयर के साथ। अब चलिए इसका नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या शिफ्ट कर गया? NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल था, NO2 यानी यहां से माइनस और यहां से प्लस मिलकर के न्यूट्रल हो गया, तो बना नाइट्रोबेंजीन। तो आयनिक रिएक्शन का टाइप हमने देखा, बहुत सारे टाइप किसी तरह से पाए थे आपको। आज उसके आगे हमने स्टार्ट किया आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरा दो तरीके का, एक न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? उसमें जो रिएजेंट होगा वह न्यूक्लियोफाइलिक होगा। तो न्यूक्लियोफाइलिक अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बन लिविंग बॉन्ड के ऊपर। तो कार्बन लिविंग बॉन्ड के ऊपर अटैकिंग होगा तो न्यूक्लियोफाइल का ऑलवेज अटैकिंग बैक साइड होता है। कहां होता है? बैक साइड। फ्रंट साइड पे कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है ड्यू टू लिविंग ग्रुप। कोई पूछेगा कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज बैक साइड अटैक क्यों करता है? क्योंकि बैक साइड अटैक इसलिए करता है क्योंकि बैक साइड पर स्मॉलर लूप्स मिलता है, मतलब उसका पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अटैचमेंट का जो लूप्स होता है वो छोटा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना छोटा होगा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा। और OH माइनस और लिविंग ग्रुप यानी फ्रंट साइड पर अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका भी नेचर लिविंग ग्रुप है, मतलब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव आयन है, इस लिविंग ग्रुप का भी नेचर नेगेटिव आयन है, क्योंकि जो नेगेटिव खुद है वो खुद नेगेटिव से कभी अटैक करके रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता है। यानी कभी भी न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड पे अटैकिंग नहीं होगा, जब भी न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग होगा तो बैक साइड पर, क्योंकि बैक साइड पर न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ स्मॉलर ग्रुप्स मिलता है और एक्सेप्टेड टेंडेंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके अपने पास, जैसे लिविंग ग्रुप को एक्सेप्ट कर करके OH माइनस को अपने पास क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। इसके कारण इसमें फॉर्मेशन होता है CH3OH और प्लस वाला क्या हो गया? क्लोरीन। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा रिएजेंट अटैक पहले करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2 अटैक कर गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। इसको जल्दी लिखिए फिर हम बात करेंगे।
चलिए इसको जल्दी देखिए। कहाँ छूट गया हाइड्रोजन? हाँ NO2 प्लस। हाँ तो NO2 तो लिखे ही हैं, यहाँ हाइड्रोजन नहीं दिखाए हैं। यहाँ हाइड्रोजन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो यहाँ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ जाइए कि वहां पे है H आयन, जहां पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हुआ वहां पे से H आयन बाहर हो गया नेगेटिव आयन के फॉर्म में। तो आपके सामने हमने आयनिक रिएक्शन को दो पार्ट में बांटा, एक न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लिखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट हम इसको दे रहे हैं क्या, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपने समझ लिया, न्यूक्लियोफाइल का मतलब आपने समझ लिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट, कोई भी एटम और ग्रुप पहले से जो प्रेजेंट है वो किसी अदर एटम और ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, तब वह सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। और उसमें अगर न्यूक्लियोफाइल है, मतलब Mu लिखा हुआ है या OH- लिखा हुआ है या आपका RbOH लिखा हुआ है, तब ये सभी न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जो सब्स्टिट्यूट होता है उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमने आपको कहा गया था। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। हम लोग बहुत सारे मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, पाथ को फॉलो करते हैं। पाथ को फॉलो करने के बाद हमारा एक रिएक्शन प्रोसीड होता है और वो जो प्रोसीड होगा उसमें हम लोग एक कंप्लीट रिएक्शन को देखेंगे। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। ये रिएक्शन कुछ है नहीं, बेसिक हम लोग इसका जानते हैं। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, उसी के अनुसार मेरा सारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो आइए क्या प्लेटफॉर्म है जो देखिए। सबसे पहले हम कहते हैं इसका एक जनरल मैकेनिज्म खींचेंगे। एक जनरल मैकेनिज्म जब खींचेंगे तो उसमें दो चीज इन्वॉल्व होता है। कोई भी मैकेनिज्म जब पाथ को फॉलो करता है तब दो स्टेट में जाता है, एक आपका ट्रांजिशन स्टेट और दूसरा इंटरमीडिएट स्टेट। यानी कोई भी एनर्जी जो इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के समय, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट। तो ये चीज हमने आपको पढ़ा करा। और किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्शन प्रोसीड होता है वो विदाउट इंटरमीडिएट हो सकता है, लेकिन विदाउट ट्रांजिशन कभी नहीं हो सकता है, याद रखना है बात। और आपको दिखाया गया था कि कोई भी रिएक्शन अगर एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है तब उस रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है। उस रिएक्शन का रेट क्या होता है? स्लो होता है। जब रिएक्शन का रेट स्लो होता है इसका मतलब है कि उस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अप्लाई हो रहा होगा। जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अप्लाई हो रहा होगा इसका मतलब है कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे जैसे किसी भी रिएक्शन का रेट स्लो होगा वैसे वैसे उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है
सबसे पहला हम आपको दिखाते हैं एक जनरल मैकेनिज्म, फिर दिखाते हैं आगे बात करेंगे। सबसे पहला हम कहता है कि जनरल रिएक्शन ऑफ कैन बी written as a general reaction can be written as। क्या है जनरल रिएक्शन, इसका गोल देखना है। जैसे हमने आपके सामने बात किया C बॉन्ड C, ये वैलेंसी फ्री ऑफ कार्बन है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन डालिए चाहे कार्बन डालिए, कोई दिक्कत है नहीं, हमने वैलेंसी फ्री रख रहा है। सिंगल बॉन्ड L लिविंग बॉन्ड, आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक कैसा फॉर्मेशन है, कार्बन लिविंग बॉन्ड। इस पूरे कंपाउंड का नाम है कार्बन लिविंग बॉन्ड, यानी जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। देखिए ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीड कर रहा है, तो कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 4 सिग्मा, मतलब इस कार्बन लिविंग बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है ड्यू टू न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक जनरल मैकेनिज्म को जो शो करेगा, इसके साथ जो रिएजेंट हो रहा है वो किसका रिएजेंट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि आपने हेडिंग बनाया है न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक जनरल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं जनरल रिएक्शन, ये देखिए कार्बन लिविंग बॉन्ड में अटैकिंग किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग उस पोजीशन पर होगा जिस पोजीशन पर पॉजिटिव कैरेक्टर का कार्बन होगा, पॉजिटिव कैरेक्टर का एटम होगा। तो उस पे अटैकिंग किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल। और अब देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड की ओर है कि फ्रंट साइड की ओर है। तो अब देखिए कार्बन लिविंग बॉन्ड में जो ये लिविंग ग्रुप है ये ऑलवेज नेगेटिव नेचर का होता है। तो जब ऑलवेज नेगेटिव नेचर का होगा तो मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी नेगेटिव नेचर का, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कभी अटैकिंग होगा नहीं होगा। तो इसको हम लोग रिएक्शन के माध्यम से क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग कभी भी फ्रंट साइड पे नहीं होगा। फ्रंट साइड पे न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक नहीं करता है ड्यू टू लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप होने के कारण अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट पॉइंट पे नहीं होगा, पहले पॉइंट पे नहीं होगा, आगे की ओर नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा, ऑलवेज बैक साइड, बैक साइड, यानी न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज कहां अटैक करेगा, बैक साइड। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है, और जब लिविंग ग्रुप को अपने पास से रिलीज करेगा, मतलब हटाएगा, तब अपने ऊपर कार्बोकैटायन डेवलप करेगा। तो जब कार्बोकैटायन अपने ऊपर डेवलप किया, इसका मतलब ये है कि वह कार्बन अपने आप को पॉजिटिव कैरेक्टर कह रहा है। तब पॉजिटिव कह रहा है कार्बन, तो उसको चाहिए क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन है, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग जब भी होगा तो बैक साइड, और कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, ऐसे, यानी लिविंग ग्रुप हट गया, जैसे ही कार्बन न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा बैक साइड पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल यहां पे, तो लिविंग ग्रुप क्लीवेज हो जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर हट जाएगा। जब लिविंग ग्रुप बाहर हटेगा तो ये बनेगा C बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड N2, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड प्लस लिविंग ग्रुप। यही न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है। यानी आप देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट, कोई भी एटम और ग्रुप हट गया किसी दूसरे एटम और ग्रुप से। तो देखिए तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप हटा, किसके द्वारा
ये अदर एटम के द्वारा ना, अदर एटम कौन है? न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक किया, लिविंग ग्रुप बना, तो लिविंग ग्रुप हटने के बाद कैसा बना? कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, और जिस कार्बन से कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 25% इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ भी 25% ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब है कि कार्बन जो फॉर्मेशन हो रहा है सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो ये बना क्या? कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, यानी क्लीवेज ऑफ कार्बन लिविंग बॉन्ड and attacking of nucleophile on back side of carbon to form carbon nucleophile bond, and this reaction is called nucleophilic substitution reaction। यानी ये रिएक्शन कैसा कहलाया? न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी आप ऐसे समझिए, कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसमें कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज होकर के फॉर्मेशन करेगा कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। यानी यदि कोई भी न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज होगा और फॉर्म करेगा कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह रिएक्शन एट ए टाइम कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के रिएक्टिविटी के ऊपर। और रिएक्टिविटी क्या है? दो तरीके का रिएक्टिविटी होता है, एक SN1, दूसरा SN2। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन हम आगे आपको पढ़ाते हैं। फिलहाल आप इसको जल्दी छापिए, फिर इसका हम आपको ग्राफ दिखाएंगे। ग्राफ दिखाने के बाद फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी लिखिएगा। चलिए देखिएगा, तो ग्राफ जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं इसमें सबसे पहला वो रिएक्शन जो हम लिखे थे उसके बारे में, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। इधर मेरा क्या बन रहा है? एनर्जी। इधर हमारा POR, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मेरा है कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड और लिविंग बॉन्ड, यही है मेरा। यानी कार्बन लिविंग बॉन्ड रिएक्शन किससे हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल से। यानी मेरा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, धीरे धीरे प्रोसीड करेगा रिएक्शन। प्रोसीड करने के बाद क्या बनाएगा? C सिंगल बॉन्ड कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड प्लस लिविंग ग्रुप। देखिए तो क्या इन्वॉल्व हुआ हो इसमें? कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ है? ट्रांजिशन के इंटरमीडिएट ट्रांजिशन। टॉप का पोजीशन क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। रिएक्शन के बाद कार्बन लिविंग बॉन्ड अटैकिंग ऑफ क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग होने के बाद एक प्रोसीड मेरा क्या किया? ट्रांजिशन स्टेट को, यानी ट्रांजिशन स्टेट को, और एट ए टाइम मेरा क्या मिल गया? कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड प्लस लिविंग ग्रुप। यानी ये रिएक्शन कितना स्टेप पाथवे को लिया? वन स्टेप पाथवे, यानी एक स्टेप पाथवे को फॉलो किया। तो अभी असली बात है कि इस रिएक्शन का RDS क्या होगा? फास्ट होगा।
ट्रांजिशन स्टेट का, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट ऑफ आरडीएस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट का आरडीएस क्या हो गया, एक ही स्टेप में इन्वॉल्व हो गया, रिएक्शन मेरा एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी छोटा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद मेरा फॉर्मेशन किया कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड और रिलीज किया किसको, लिविंग ग्रुप को, तो लिविंग ग्रुप मेरा बाहर आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे in any substitution reaction of carbon nucleophilic substitution reaction, carbon nucleophile bond यानी CNU carbon nucleophile bond is being formed at the cost of cleavage of carbon living bond। किसका क्लीवेज हुआ, कार्बन लिविंग बॉन्ड का। देखिए यहां लिखे हैं हम, फॉर्म एट द कॉस्ट ऑफ क्लीवेज। कॉस्ट ऑफ क्लीवेज का मतलब होता है कार्बन लिविंग बॉन्ड से जो अटैकिंग होता है उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन लिविंग बॉन्ड। मतलब कॉस्ट ऑफ क्लीवेज किसका, कार्बन लिविंग बॉन्ड का। उससे पहले क्या फॉर्म किया, न्यूक्लियोफाइल। यानी कोई भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड जो होगा वो फॉर्म होगा कब, जब कॉस्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड होगा, कार्बन लिविंग बॉन्ड होगा तब। कार्बन लिविंग बॉन्ड आपका बाहर निकल गया, रिएक्शन एट ए टाइम वन स्टेप में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको जल्दी लिखिए, चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्या है, जो देखिए पाथवे ऑफ nucleophilic substitution reaction। pathway of nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction का pathway। तो pathway दो तरीके का होता है, एक होता है आपका रिएक्शन आरडीएस में जाएगा तो स्लो हो जाएगा, दूसरा रिएक्शन अगर आरडीएस में नहीं जाएगा, मतलब इंटरमीडिएट स्टेप में नहीं जाएगा, तब रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। तब वह दो रिएक्शन के रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है।
इसका जो पाथवे होता है सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो दो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्व हो गया तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और अगर इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्व नहीं होगा तो आपने अभी देखा कि पहले कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड हो गया फॉर्म, और फिर क्या हो गया, कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज हो गया। यानी कोई भी रिएक्शन एट ए टाइम प्रोसीड कर गया, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक किया तो लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से बाहर हो गया। कभी भी न्यूक्लियोफाइल फ्रंट पे अटैकिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ से भी अटैकिंग नेगेटिव का हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी फ्रंट साइड से अटैकिंग नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को ऑलवेज क्या चाहिए, पॉजिटिव, और आगे आप क्या दे रहे हैं, नेगेटिव लिविंग ग्रुप। कभी भी नेगेटिव लव नहीं करेगा, कहाँ करेगा, बैक साइड। यानी न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज बैक साइड अटैकिंग होता है, फ्रंट साइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग पॉसिबल नहीं होता। चलिए दो पाथवे, एक SN1 दूसरा SN2। SN1 कैसा होता है, SN1 S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, और जो 1 होता है ना उसका मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। यानी SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी कोई लिखेंगे नहीं, सब कुछ हम बोर्ड पर लिखेंगे। दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मतलब होता है SN2, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, और 2 का मतलब बाइंड। 2 का मतलब होता है बाइंड, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर दो मॉलिक्यूल एट ए टाइम रिएक्शन कर लेगा तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगा, जिसमें रिएक्शन एक स्टेप में ही कंप्लीट होगा, उसमें कभी भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा, उस रिएक्शन का रेट ऑलवेज फास्ट होगा, तो वह रिएक्शन SN2 रिएक्टिविटी कहलाएगा। यानी एक स्टेप पाथवे को क्या किया, फॉलो किया, तब उस रिएक्शन का रेट फास्ट हो। जबकि SN1 रिएक्शन में दो स्टेप पाथवे को फॉलो करता है। एक स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, और फिर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग होता है, तब रिएक्शन जाकर प्रोसीड करता है, तब यह रिएक्शन दो स्टेप पाथवे को फॉलो करता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 में रिएक्शन ऑलवेज स्लो होगा, SN2 में रिएक्शन ऑलवेज फास्ट होगा। एक स्टेप में ही कंप्लीट होगा रिएक्शन, लेकिन SN1 में दो स्टेप में कंप्लीट होगा। तो आइए क्या होगा, क्या उसका पाथवे है, उस पाथवे को हम फॉलो करें आपके सामने और आपको दिखाते हैं क्या है वह पाथवे। आइए बात करते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे आपके सामने, कहा है कि if cleavage of carbon living bond, देखिए क्या लिखे हैं, if cleavage of carbon living bond is first, then form carbon nucleophile bond। यही मेरा पहला पाथवे जा रहा है, पहला स्टेप मेरा चला गया। आपके सामने जो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका हमने दो स्टेप पाथवे आपको बताया था, लेकिन हम पहला स्टेप पाथवे आपके सामने लिख दिया। हमने लिखा है कि यदि कार्बन लिविंग बॉन्ड जो है वो पहले क्लीवेज है, मतलब कार्बन से लिविंग ग्रुप पहले क्लीवेज होता है, तब कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म होता है। यानी कहता है कि देन कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, देन फॉर्म कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, तब क्या फॉर्म होगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। आइए कहते हैं आपको क्या कहेंगे, या इस लैंग्वेज को थोड़ा हम बदल रहे हैं। देन कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड is formed,
ध्यान से देखिए, हमने लिखा कि if cleavage of carbon living bond is first, then carbon nucleophile bond is formed. तब क्या है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी आप देखिए C सिंगल बॉन्ड L लेवल ग्रुप, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है 25% s करेगा। आप इस रूल के अनुसार, इस पाथवे के अनुसार आपको काम करना है कि ये पाथवे क्या हमें कहना चाह रहा है। तो ये पाथवे कह रहा है कि यदि कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज वाले हैं, मतलब कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज क्या होगा, पहले होगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा बाबू, C सिंगल बॉन्ड लिविंग ग्रुप यहां से हटा, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव टेकन होगा और इस कार्बन पर निगेटिव, मतलब इस लिविंग ग्रुप पर निगेटिव होगा, तो इस पे कार्बोकेटायंस प्लस, यहां से बाहर कौन होगा, लिविंग ग्रुप, तो L माइनस। देखो तो रिएक्शन मेरा एट ए टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, रिएक्शन मेरा अधूरा रह गया, क्योंकि इस पे कभी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग हुआ ही नहीं, सिर्फ एक स्टेप का काम हुआ, वो भी कौन, कार्बन लिविंग बॉन्ड में से लिविंग ग्रुप हटा, मतलब लिविंग ग्रुप का क्लीवेज हुआ पहले, तो प्रोड्यूस क्या हुआ, कार्बन पर प्लस आयन यानी कार्बोकेटायन, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। अभी रिएक्शन मेरा बीच में फंसा हुआ है, बीच में जाकर के रुका हुआ है, अभी रिएक्शन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो रिएक्शन बीच में जाकर रुक जाए, बीच में जाकर के स्टॉप हो जाए, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट। तो कैसा इंटरमीडिएट, कार्बन पर प्लस है इसलिए कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, इसका नाम है। अब देखिए इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड कंसीडर कर रहा है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, 33.3% इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, लिविंग ग्रुप मेरा बाहर हुआ, ना तो लिविंग ग्रुप में ही कंप्लीट है और ना मेरा कार्बोकेटायन ही कंप्लीट है, मतलब रिएक्शन बीच में जा करके रुक गया, इंटरमीडिएट स्टेप को इन्वॉल्व करेगा, स्टेप में जाकर क्या हो गया, रुक गया, रुकने के बाद लिविंग ग्रुप क्या होगा, तो इस रिएक्शन को हमने माना स्टेप फर्स्ट। कैसा स्टेप हमने मान लिया, फर्स्ट स्टेप। अब जो मेरा रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो क्या करेगा, इस रिएक्शन में प्रोसीड क्या होगा, कार्बोकेटायंस, तो इस रिएक्शन का रेट स्लो होगा, रिएक्शन का रेट क्या हो गया, स्लो हो गया। जब रिएक्शन का रेट स्लो होगा इसका मतलब है कि इसमें RDS अप्लाई होगा। कैसा रिएक्शन अप्लाई होगा, RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इस रिएक्शन में मेरा क्लीवेज पहले कौन है, कार्बन लिविंग बॉन्ड एंड प्रोड्यूसिंग कार्बोकेटायंस इंटरमीडिएट, यानी इस रिएक्शन में मेरा कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, रिएक्शन बीच में जाकर रुक गया है, यानी इंटरमीडिएट स्टेप में चला गया है, रिएक्शन का रेट स्लो हो गया। जब रिएक्शन का रेट स्लो होगा तो RDS अप्लाई होगा। अब क्या होगा, जो कार्बन पर प्लस आयन है यानी कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट है, वह इंटरमीडिएट रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, और इंटरमीडिएट क्या करेगा, रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो इंटरमीडिएट का रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, C सिंगल बॉन्ड कार्बोकेटायन प्लस, अब अटैकिंग किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल, अब अटैकिंग किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल, यानी अब अटैकिंग हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, तब क्या फॉर्म करेगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्या करेगा, फॉर्म अटैक किया, तो फॉर्म किया मेरा C सिंगल बॉन्ड NU प्लस लिविंग ग्रुप ऑलवेज, इस पर कोई भी प्लस को डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ स्टेप हो गया सेकंड, यानी इस रिएक्शन का रेट मेरा क्या हो गया, फास्ट हो गया। कब,
जब अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ तो यानी मेरा फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन स्लो, प्रोड्यूसिंग कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट एंड अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन तो फॉर्म कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड यानी कार्बन न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोलते हैं। इस रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म किया यानी मेरा इस रिएक्शन में सेकंड स्टेप वाले रिएक्शन में रेट क्या हो गया, फास्ट हो गया, यानी रिएक्शन का रेट फास्ट, यानी यहाँ रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। कब? जब कार्बोकेटाइन्स के ऊपर अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा तब। जल्दी लिखिए, फिर ग्राफ दिखाएंगे, फिर बोल के आपको लिखवाएंगे लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपका लंबा लैंग्वेज होगा। जल्दी इसको लिखिए। तो फर्स्ट स्टेप हमने इन्वॉल्व किया, रिएक्शन का रेट को क्या किया, स्लो किया। कब? जब प्रोडक्शन कार्बोकेटाइन्स इंटरमीडिएट हुआ। कब? अब कार्बोकेटाइन्स इंटरमीडिएट के ऊपर अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। जब रिएक्शन का रेट फास्ट होगा तो इस रिएक्शन पे आप लिख सकते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 ऐसे लिखिएगा, SN1 यहाँ पे हो गया। इसका मतलब है 1 का मतलब यूनि मॉलिक्यूलर, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइलिक, यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन ऑलवेज 2 स्टेप पाथवे को फॉलो करेगा, तब यहाँ पे रिएक्शन का रिएक्टिविटी SN1 होगा, यानी SN1 पाथ को फॉलो करेगा। जब SN1 पाथ को फॉलो करेगा तो उसमें ऑलवेज प्रोड्यूसिंग होगा कार्बोकेटाइन्स इंटरमीडिएट। जब कार्बोकेटाइन्स इंटरमीडिएट होगा तो हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स का रिएक्टिविटी यानी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। आपके सामने एक नया टर्म आया है रिएक्टिविटी। अब हर एक समय आपके सामने नया टर्म आता जाएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्टिविटी किसके लिए हम लोग लिखते हैं? SN1 रिएक्शन के लिए लिखते हैं या SN1 रिएक्टिविटी के लिए लिखते हैं। तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का होता है, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का। यानी इस बात को याद रखना है। तो अगर इसमें SN1 रिएक्टिविटी में जितना डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन्स बढ़ेगा उतना उस कार्बोकेटाइन्स का प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। डिटेल्स आगे हम पढ़ेंगे, आपके सामने दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसको आपको ग्राफ सिखाते हैं कि सर इसका ग्राफ सिखाइए और कैसे स्टेप पाथवे को फॉलो किया ये हमको बताइए। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 2 एक्सिस खींचेंगे, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को एनर्जी को प्रोसीड करेंगे और यहाँ POR रिएक्शन को दिखाएंगे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला देखिए तो क्या हो रहा है, कार्बन लिविंग बॉन्ड यानी रिएजेंट इसमें अभी अटैक नहीं हो रहा, सिर्फ जो रिएक्शन करने के लिए जा रहा है कंपाउंड उसमें कार्बन लिविंग बॉन्ड जा रहा है। तो आइए पहला हम लिखते हैं कार्बन लिविंग बॉन्ड। तो मेरा एनर्जी क्या हो रहा है, प्रोसीड कर रहा है, रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो रिएक्शन प्रोसीड किया मेरा, रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद रिएक्शन ऐसा आया, रिएक्शन जैसे ही ऐसा आएगा इसका मतलब है देखिए इसमें क्लीवेज पहले किसका हुआ,
तो कार्बन लिविंग बॉन्ड का क्लीवेज हो गया। तो कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज हो तो क्या प्रोड्यूस हुआ इंटरमीडिएट स्टेप में। देखिए इंटरमीडिएट स्टेप यहां इन्वॉल्व हो रहा है। इंटरमीडिएट स्टेप सी सिंगल बॉन्ड सी प्लस यानी कार्बोकेटायन प्लस लिविंग ग्रुप। रिएक्शन कहां चल गया ट्रांजिशन से इंटरमीडिएट में। रिएक्शन प्रोसीड हुआ लेकिन इंटरमीडिएट में चला गया। सिर्फ रिएक्शन में कार्बोकेटायन प्लस लिविंग ग्रुप बना। रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे बढ़िए। रिएक्शन अब कंप्लीट हो चला तब जब न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग होगा तब। न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग होने जा रहा है। यहां आपका न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा। वहां जो है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा इसके ऊपर। देखिएगा यहां जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के ऊपर। जैसे ही कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक करेगा तो ये रिएक्शन मेरा प्रोसीड होगा और बनेगा सी सिंगल बॉन्ड इन यू और प्लस लिविंग ग्रुप। यानी मेरा रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ। यहां ट्रांजिशन 1, यहां ट्रांजिशन सेकेंड, दो ट्रांजिशन सपोर्टेड बाय इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट 1 किसको सपोर्ट किया 1 इंटरमीडिएट को सपोर्ट कर दिया। दो ट्रांजिशन इन्वॉल्व हुआ यानी रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ 2 स्टेप पाथवे। रिएक्शन मेरा कितना स्टेप में कंप्लीट हो रहा है 2 स्टेप पाथवे में कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले इस ग्राफ को आप लिखिए, इसके बाद हम आपके सामने बोल के लिखवाएंगे। इसको जल्दी लिखिए सिर्फ। ग्राफ में आपको हमने आपको दिखाया कि कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज हुआ। फॉर्म क्या किया TS1 यानी कार्बन कैटायंस लिविंग ग्रुप पार हो गया। फिर प्रोसीड किया सेकंड स्टेप कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड प्लस लिविंग ग्रुप। 2 स्टेप पाथवे को क्या किया फॉलो किया रिएक्शन। यानी कितना स्टेप पाथवे को फॉलो किया 2 स्टेप पाथवे। जल्दी लिखिए। इसके बाद हम आपके सामने बोल के आपको लिखवाएंगे, आप लिख लेंगे। इस ग्राफ को जल्दी लिखिए। लिख लिए होंगे तो लिखिए आप लोग। इट इज ए 2 स्टेप पाथवे। इट इज ए 2 स्टेप पाथवे। इट इज ए 2 स्टेप पाथवे। First step involve cleavage of carbon living bond। यहां देखिएगा cleavage of carbon living bond, cleavage of carbon living bond, cleavage of carbon living bond, producing carbocations intermediate, producing कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। क्या प्रोसीड कर रहा है फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटायंस इंटरमीडिएट। फुल स्टॉप वहां पे दीजिए। उसके बाद उसी लाइन में कंटिन्यू कीजिएगा। सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स, उसी लाइन में सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स involves
Second step involves attack of nucleophile, attack of nucleophile on carbocations intermediate, attack on carbocations intermediate, forming nucleophilic substitution प्रोडक्ट। मतलब इस प्रोडक्ट को हम लोग कैसा प्रोडक्ट बोलेंगे जी? न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोलेंगे। फुल स्टॉप देने के बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। फुल स्टॉप देने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए तो लिखवा रहे हैं आपको। फर्स्ट स्टेप इज RDS, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। फर्स्ट स्टेप इज RDS, while second step is fast, hence उसी लाइन में hence first step will be the RDS, hence first step will be the RDS, hence first step will be the RDS। फुल स्टॉप दे दीजिए। चलिए फुल स्टॉप देने के बाद जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पर उसको देखिएगा आप लोग। हम लिख रहे हैं कि रेट को स्मॉल r से भी नोट करते हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट SUBSTRATE, यानी कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया? सबस्ट्रेट, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका? सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट का मतलब होता है, सब का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट, ट्रेट का मतलब उस रिएक्शन में जो रेट होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो होगा मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट निकल गया बाहर उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, यानी जिसका मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1। पूछिए कि सर मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी का निर्माण हुआ है मॉलिक्यूलर से, मतलब किसी भी रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है रिएक्टेंट साइड, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फिर तो सुनिए मेरी बातों को। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी इज वेरी सिंपल, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तब हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। यानी मॉलिक्यूलरिटी का निर्माण मॉलिक्यूलर टर्म से हुआ है, मॉलिक्यूल के टर्म से हुआ है, यानी जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड रिएक्शन करेगा उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? 1। कब? जब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट होगा तब, यानी इसमें कितना मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा? 1 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1, यानी इसका मॉलिक्यूलरिटी 1। जितना मॉलिक्यूलरिटी होता है उस रिएक्शन का एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग कहते हैं। उस रिएक्शन को कैसा रिएक्शन कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो उस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वही ऑर्डर भी होता है, जिसका ऑर्डर इक्वल टू 1, यानी जितना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा उतना
रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होगा। यानी कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, फिर आपके सामने नया टर्म आ गया छोटू। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, वेरी सिंपल। एलिमेंट्री रिएक्शन होता है कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट ए टाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तब उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। वैसा केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन एट ए टाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी उस रिएक्शन में एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एक दूसरे के बराबर होगा, यानी इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 ऑर्डर 1। तो यहां से यहां तक आप जल्दी लिखिए, फिर हम बात करते हैं आगे, पॉइंट लिख पाएंगे, बोल के लिखाएंगे आपको जल्दी हो जाएगा। हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं